न्यू एजुकेशनल पॉलिसी शायद 2020 हो, शायद कोठारी कमीशन हो, एक ही कहते हैं कि जो भी बच्चा जो है 10+2+3 कंपलसरी करना है। मैं मेरा खास मशवरा है कि ऐसे शॉर्टकट्स में मत जाइए, जहाँ पे भी यूजीसी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन है उसी में जाइए। तो इसी हिसाब से गवर्नमेंट में भी यहाँ पे भी ओनली टॉप इंस्टीट्यूशन, हाई रैंकिंग ग्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जो भी कोर्स डिस्टेंस और ऑनलाइन आ रहे हैं उनका नैक ग्रेडिंग अच्छा है, यूजीसी रिकॉग्निशन है, तो वो कर सकते हैं। अगर कोई कहता है बीटेक ऑनलाइन डिस्टेंस में, वो बिल्कुल गलत है। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। जिलानी सर, हम ब्रेक से पहले हमने ओवरव्यू देखा पूरा, किस तरह इवोल्यूशन हुआ है डिस्टेंस एजुकेशन का, फिर वर्चुअल एजुकेशन के बारे में हमने बात की, स्टूडेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट, इसका इफ़ेक्टिवनेस, फिर हमने प्लेसमेंट्स के बारे में बात की। सर, जब ये प्लेसमेंट्स की बात आती है या जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम की बात आती है, तो एक चीज़ बहुत कॉमन चलती है मार्केट में कि 1 साल में डिग्री हो जाएगा, या जो है ये सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैनी थिंग्स हैपन, और ये बच्चे जो है ना ये ट्रैप्स में फंस जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा खुलासा करिए ना। हाँ, मेन क्या है कि हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में कैटेगरी से हायर एजुकेशन में, वन इज़ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जैसे IITs IMS आते हैं, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन 50 है, और जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 100 तक है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो बहुत ही लंबी चर्चा हुई, कई कमिटी से वो बात अलग है। तो दूसरी तीसरी आती कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती, उसके बाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती। तो इनके हर यूनिवर्सिटीज़ का अपने अपने लिमिट्स है। लेकिन सिंपल वे में मैं यही कहता हूँ कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी यूजीसी पोर्टल में अवेलेबल है एज ए रिकॉग्नाइज्ड, समझो कि दैट इज़ नॉट ए फेक यूनिवर्सिटी। अगर यूजीसी लिस्ट में नहीं है तो दैट इज़ आप उनको बोलिए कि यूजीसी अप्रूवल लेटर देन मांगने के लिए बच्चों को बोल सकते कि आप जब भी जहाँ पे भी जा रहे एडमिशन के लिए, कि बोल सकते हैं कि यूजीसी वेबसाइट में चेक करने के लिए, यूजीसी वेबसाइट में अगर वो नहीं है यूनिवर्सिटी, फिर उनसे मांग लीजिए, भाई आपका यूनिवर्सिटी लिस्ट में नहीं दिख रहा, तो यूजीसी लिस्टेड नहीं है, तो हम उसको लेटर दिखाने के लिए बताइए। फिर अगर आपको कोई और भी दिक्कत आ रही है, हैदराबाद में ख़ास तौर पे यूजीसी रीजनल ऑफिस है चिराग अली लेन पे एबिट्स में, तो वहाँ जाके भी पूछ सकते हैं फ़ोन करके, सब फलाना यूनिवर्सिटीज़ में मैं करना चाह रहा हूँ, वेदर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप पूछे 1 साल के 2 साल के, तो 1 साल के नहीं होती, क्योंकि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी शायद 2020 हो, शायद कोठारी कमीशन हो, एक ही कहते हैं कि जो भी बच्चा जो है 10+2+3 कंपलसरी करना है, इसमें कोई ये नहीं है। बट न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में एक नया पॉलिसी ला रही कि अगर आप 4 साल के डिग्री करें देन आपका जो है 1 साल का डिग्री कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो कोई यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं करे PG डिग्री, तो अभी तक कई जगह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है उसके बारे में अभी भी डिस्कशन में चल रहे हैं। फिलहाल एज ऑन डेट 10+2+3 यानी कि 10 जो है 10th स्टैंडर्ड, 2 मतलब कि इंटरमीडिएट 2 इयर्स, उसके बाद 3 इयर्स डिग्री इज़ ए मैंडेटरी। 1 साल में डिग्री 3 साल का नहीं है। अगर ऐसा रहे तो अब बिल्कुल उसके बारे में कम्प्लीटली वेरीफाई करना पड़ेगा, तहकीकात करना पड़ता, तो बच्चों को वेरीफाई करना और यूजीसी से जो रीजनल ऑफिस से कहीं जो इंटेलेक्चुअल से पूछ के मशवरा लेके जाना चाहिए। मेरा खास मशवरा है कि ऐसे शॉर्टकट्स में मत जाइए, जहाँ पे भी यूजीसी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन है उसी में जाइए। अब बात होती है डिस्टेंस एजुकेशन में 10th फेल, इंटरमीडिएट फेल, वो लोग कर सकते हैं, वो ऐसा भी नहीं है। आजकल नया सिस्टम में मैं जैसा बोला कि 10+2+3 मैंडेटरी है, तो कंपलसरी जो 12वीं क्लास पढ़ना है जब भी अंडर ग्रेजुएट कर सकते हैं। 10th पढ़ के डायरेक्ट PG जाना नहीं हो सकता, तो वो सिस्टम भी अबॉलिश हो गया। पहला था ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम में, अब नहीं है, तो इसलिए वो भी आप चेक करिए यूजीसी वेबसाइट के साथ, वेदर 10+2 नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि वो सारी जो है रिकॉग्नाइज नहीं है। यूजीसी वेबसाइट से चेक करिए, यूजीसी रीजनल ऑफिस से पूछताछ करिए।
और जहाँ पे भी स्टेट काउंसिल हायर एजुकेशन है यहाँ पे जो है मासाब टैंक में, वहाँ पे भी जो है पूरे हायर एजुकेशन को डील करते हैं। उसके बाद कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन, तो जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेने के बाद कर सकते हैं। जिलानी सर, अगर एक एथिकल डायलेमा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेकर। एक तरफ अगर हम देखते हैं कि ये नेशन को सर्व करने के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए एजुकेशन का एक सेक्टर बना था, आज हम देखते हैं कि ये एक बिजनेस मॉडल, सर्विस मॉडल से हटके ये बिजनेस मॉडल तक चले गया है। ख़ासतौर पे प्राइवेट प्लेयर्स हो जो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर जो आगे बढ़े हैं, अभी बहुत थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस वो लोग एडवर्टाइजिंग में वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, एक्विजिशन वगैरह करते हैं। ये कितना सस्टेनेबल है और कहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि हम सर्विस करने के लिए हमें ज़रूरत है थोड़ी चीज़ें कमर्शलाइज होने के लिए, लेकिन हम पूरा कमर्शलाइजेशन से आगे बढ़कर कैपिटलिज्म तक चले जाएंगी बात, तो इससे खुद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज ए सेक्टर इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और फिर ये सोसाइटी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट करेंगे? देखो, पहले से अच्छा बुरा दोनों चलते रहे, तो जहाँ जो है अच्छी चीज़ें होती तो बुरी चीज़ें भी थे, तो जहाँ अच्छी चीज़ें जो चल रही, अच्छे क्वालिटी चल रही तो नॉन क्वालिटी भी चल रहे, तो ये ऑलवेज मार्केटिंग में दो पैरेलल लाइंस चलते आ रही। लेकिन अपन यानी कि स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबा, असातिज़ा पहचानना चाहिए कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो इसमें दो सिस्टम तो रहेंगे, तो लेकिन प्रमोट करने के बात आती है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन में क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लेके आना और जो है ग्लोबल इकानमी बढ़ाने के लिए चंद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे से जो वेल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने वाले को प्रमोट करना है, वो कोई गलत बात नहीं है। जैसा ISB है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, तो इट्स ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बट इट्स ए प्राइवेट, तो वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अलग रहती है उसकी। अगर बच्चा चाहता है कि ISB पढ़ना चाह रहा तो फिर हाई फीस स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। नहीं, अगर उस्मान यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ना है, वहाँ पे 5,000 में भी उनको फीस मिल जाती है। तो आज हायर एजुकेशन में ख़ास तौर पे स्टेट गवर्नमेंट से मैं देखा, मतलब प्रैक्टिकली बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खास तौर पे माइनॉरिटीज़, SC, ST, OBCs के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट्स है, क्योंकि वो लोग जो है जो इकोनॉमिक्स में विदाउट फीस स्ट्रक्चर आ रहे हैं। मैं आज भी पूछा अरोरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे सर जितने भी बच्चे आते हैं हमारे पास SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, तो बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ फुल फीस भरना पड़ता, यहाँ पे फीस रिइम्बर्समेंट होता, वो एक सुविधा है। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी बच्चे आज हमारे पास इंजीनियरिंग पढ़ रहे, तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंटली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस में कोशिश करिए। तो ये जो प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में मत आइए कि जो एक मास स्केल में मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें आयन मत आइए, क्योंकि उनका फीस स्ट्रक्चर भी है रहता, उनका स्टैंडर्ड भी अलग रहता और उसका रिकॉग्निशन भी अलग रहता। कई उनके इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर UGC वेबसाइट में खोलेंगे, मैं नाम नहीं लेता, कई जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस के हैं इन द नेम ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, उनका नाम नहीं रहता, तो उनका नाम लेना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स उसको इनाग्रेट करते हैं। तो इसलिए मैं कहता चेक कर लीजिए UGC लिस्ट में। और बेहतर ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी से, उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस से, वहाँ पे अच्छे खासी इल्म हो रहा और बहुत से असातिज़ा है पढ़ा रहे। लेकिन एक ऑनलाइन एजुकेशन में जो है और ख़र्चा कम होता है, यानी कि ख़र्चा जब कम हो रहा, फीस स्ट्रक्चर कम होना चाहिए। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को जिस तरह के जो गाइडलाइंस है उसको स्ट्रिक्टली जो फॉलो कर रहे, जैसा कि आप देखेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट एक नया स्कीम लाया, तो आप प्रमोट करने के लिए क्वालिटी, उसमें क्या है कि NAAC एक्रेडिटेशन इज़ ए मैंडेटरी नेशनल असेसमेंट। आप ये आपका नेक्स्ट सवाल यही होगा कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या मेंटेन कर रही है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए एक संस्था है बेंगलुरु में, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। अगर वो संस्था अगर जो है परमिशन विजिट करेंगे आपके सारी कॉलेजेस को, आप फैकल्टी को, फिर आपको ग्रेडिंग देंगे, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। तो A ग्रेड होता टॉप, A+, A++। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस A+, A++ है, खास तौर पे जो है अपने जो है वुमेंस कॉलेजेस हैदराबाद में बहुत कुछ है माशाल्लाह, तो अच्छे A ग्रेड, A++ ग्रेड भी है, तो सिटी में है, तो उसको जो है इस हिसाब से ग्रेडिंग दे के आप ज्वाइन हो सकते हैं। NAAC एक ग्रेडिंग है या नहीं, एक तो UGC रिकॉग्नाइज्ड है और NAAC एक्रेडिटेशन भी होना चाहिए। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम में भी यही है। हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट्स का स्पॉन्सरिंग नहीं रहता, हालांकि KG to पूरा जो स्कूल एजुकेशन फ्री में पढ़ाते हैं वहाँ पे। हायर एजुकेशन बहुत महंगा है वहाँ पे,
50 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ तक है। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि जब तक यहाँ पे जो सुविधा है कर लीजिए। अगर जाना चाह रहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, ग्रेडिंग देखिए आप, नैक ग्रेडिंग क्या है। तो अब गवर्नमेंट क्या क्या, नैक ग्रेडिंग इज ए ग्रेड मैंडेटरी टू बिकम ऑटोनमस। तो ए ग्रेडिंग आने के बाद फिर ए प्लस आए, उनको बोलेंगे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस। तो जैसा हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखेंगे ए डबल प्लस है, प्लस इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। ये जो टैक्स दे रहे इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, मतलब ना यूजीसी का परमिशन चाहिए या नहीं तो एआईसीटी का परमिशन नहीं चाहिए, मतलब ये एक लेवल पे पहुंच गए, वहाँ का उनका अप्रूवल का जरूरत नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्ड में। तो इस हिसाब से कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। जिलानी सर, अगर हम मोटे मोटे तौर पर हम डिस्टेंस एजुकेशन का अगर ऑब्जेक्टिव देखते थे, वो देखेंगे तो वो मेकिंग एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल टू मासेस, चूँकि यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ सकते बच्चे, तो अगर हम ये ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं और मूक्स जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है, तो क्या ये एक्सेलरेट कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव को, या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है मूक्स के थ्रू? यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी टेक्निकल टाइप में बहुत अच्छी सवाल है ये। तो इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़ा बेसिक्स। मूक्स क्या होता, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, इसको मूक्स कहते हैं। ये शुरुआत कहाँ हुई थी, जो यूएसए में स्टार्ट हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। 2 यूनिवर्सिटीज़ थे, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने मूक्स का नाम पे कुछ कोर्सेस स्टार्ट किया था और उनका पोर्टल था कोर्सेरा यूडासिटी थे। उसमें पोर्टल में कुछ क्लासेस रख के उन्होंने कह दिया कि जो भी इंटरेस्टेड है इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मतलब ये फुल टाइम कोर्सेज नहीं, छोटे छोटे क्रेडिट्स के कोर्सेज थे, यानी कि 12 वीक्स 15 वीक्स के 2 हफ्ते के 3 हफ्ते के कोर्सेज थे। तो इसको ये कहिए कि जितने मास लेवल में प्रमोट करने के लिए। उसमें देखने के बाद क्या हो गया, बहुत से बच्चे उसमें ज्वाइन होना शुरू करे, क्योंकि एडवांटेज क्या है, फ्री ऑफ कास्ट, उसमें कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं, तो उन्होंने उस हिसाब से स्टार्ट किया था। फिर इंडियंस के स्टूडेंट्स बहुत ज्वाइन हो रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता, आपको ज्यूरिडिक्शन का परव्यू नहीं रहता, वर्ल्ड में कहीं से भी ज्वाइन हो सकते। तो ये जो MIT का स्टैनफोर्ड इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करते हुए मूक्स को 2008 में स्टार्ट किया था। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, 2 हफ्ते के 3 हफ्ते को कोर्सेज, बहुत डिमांड आ रही थी, लाखों में बच्चे ज्वाइन हो रहे थे। फिर इंडियन गवर्नमेंट देखा कि भाई हमारे इंडियन बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पे जा रहे हैं क्यों, उन्होंने एक टैग भी लगाया वहाँ पे, अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए इतना $1 पे करना, खाली पढ़ के आप नॉलेज गेन करेंगे नो फीस। अच्छा, स्पेशलाइज कर दिया। तो पहला उनका बिजनेस मॉडल भी अलग था सोचने की। पहला लाखों बच्चों को लाइए, फिर $1 $2 लगाए गए, $2 इंटू लाख्स बहुत कुछ होगा, तो उससे जो है वो अलग बेनिफिट है। अगर आप स्टैनफोर्ड से सर्टिफिकेट चाहते इतना फीस बंद करो, ये हो गया था। तो इसको देखने के बाद गवर्नमेंट में क्या सोचा कि हाँ क्यों ना हम नहीं करें इस तरह के कोर्स, क्यों हमारे बच्चे गए। तो उस हिसाब से उन्होंने स्वयं बोल के स्टार्ट किया था एक पोर्टल, स्वयं ऑनलाइन पोर्टल जो है, ये ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें भी कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं। बट इससे क्या फ़ायदा हो रहा, मतलब कि बच्चे, मैं बोला ना कि लर्निंग एट डोर स्टेप्स, एजुकेशन एट डोर स्टेप्स। और दूसरा खास तौर पे आज हमारे पास बच्चों का हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट बहुत कमी है। जितने भी कमीशन रिपोर्ट्स आ रहे इसी के ऊपर कंसल्टेशन कर रहे, क्यों नहीं आ रहे। रीज़न तो है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ाना, वो तो है, लेकिन उसी हिसाब से बढ़ाते जाना। तो और फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स, वो फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड भी ओनली ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन को। अब मैं जो एग्जांपल लिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, QS रैंकिंग होता अमेरिका में, जस्ट लाइक NAAC एक्रेडिटेशन का टॉप 100 में है, तो उस हिसाब से उनको परमिशन दिया गया ऑनलाइन। तो इसी हिसाब से गवर्नमेंट में भी यहाँ पे भी ओनली टॉप इंस्टीट्यूशन, हाई रैंकिंग ग्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन A ग्रेड इंस्टीट्यूशंस ही कर सकते हैं, बाकी का B ग्रेड C ग्रेड कोई नहीं कर सकता। तो जो भी कोर्स डिस्टेंस और ऑनलाइन आ रहे हैं उनका NAAC ग्रेडिंग अच्छा है, UGC रिकॉग्निशन है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग कुछ कोर्सेज के लिए, स्पेशली टेक्नोलॉजी कोर्सेज के, हालांकि 100% ऑनलाइन B.Tech मैं अभी भी कहता हूँ कि नॉट परमिटेड, बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई कहता है B.Tech ऑनलाइन डिस्टेंस में, वो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए मत जाए, कुछ बच्चे आ रहे हैं सर्टिफिकेट लेके, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। मेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज कोई भी नहीं, क्योंकि हमारे पास 15 रेगुलेटरी बॉडीज़ है, फार्मेसी काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल,
टेक्निकल काउंसिल, यूजीसी, टीचर एजुकेशन काउंसिल, सारे कुछ है। उनका बगैर परमिशन जो भी कोर्स आया, आप टीचर्स बीएड के लिए टीचर जाएंगे, वो बोलेंगे एनसीटी अप्रूवल नहीं है, चलो हटो, तो ऐसा आ जाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ही तवज्जो करके, एहतियात करके पूरा चेक करना पड़ता। जी सर, अगर हम हमारा जो ऑडियंस है उसमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो उनके लिए आपका जो रिच एक्सपीरियंस है और मल्टीपल फ्रंट्स पे आपने खिदमात अपनी अंजाम दी हैं, तो उसके हिसाब से क्या आप उनको एडवाइस देंगे गोइंग फॉरवर्ड? तकरीबन 30 इयर्स एजुकेशनल फील्ड्स में हूँ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से तकरीबन 1989 में जो है पीएचडी किया था। शुरुआत अनवर उलूम कॉलेज में जो है एक असातिज़ा बन के जो शुरुआत किया था। बाद में रिमोट सेंसिंग में तकरीबन 7-8 साल साइंटिस्ट से काम किया था। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सदर्न रीजनल ऑफिस में एक तकरीबन एक 10-12 साल किया था। और मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास स्किल है, सब कुछ है, स्किल है, सब कुछ है। आज मैं देखा इतने मल्टीनेशनल कंपनी, शायद टीसीएस हो या विप्रो हो या टेक महिंद्रा हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, सारे वाले स्किल वाले के लिए पीछे पड़े हैं। मैं देखा एक बच्चा बीटेक के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस हासिल किया, अच्छे प्रोग्राम्स देखा, तो उसके बाद आते ही उन्होंने अच्छा नए नए टेक्निक्स सीख लिया, इमीडिएट 16 लाख पैकेज में अपॉइंट कर लिया। मतलब क्यों? उनके पास इतना टिल है, वो स्किल हासिल करने के लिए 3 साल लगता, तो उस कंपनी 3 साल तक वेट नहीं करना चाहता। इमीडिएट स्किल वाले को लिए हर जगह कंपनी से निकाल के सेलेक्ट कर रहे हैं, हाई पैकेज देके। तो एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोवाइडेड आपके पास स्किल है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि स्किल बेस्ड प्रोग्राम, जितना स्किल है आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना स्किल है, प्रैक्टिकल डिग्रीज ज़्यादा हासिल करने के लिए जगह पे ज़्यादा स्किल्स हासिल करें। आज पाइथन है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज जो है ब्लॉकचेन सिस्टम है, डेटा साइंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है, ऐसे प्रीमियर एरिया से छोटे छोटे ट्रेनिंग स्किल्स लेके आगे बढ़िए, फिर बिल्कुल प्लेसमेंट मिलती है। ख़ास तौर पे हमारे मुस्लिम बच्चों से जो मैं ये कहता हूँ कि स्किल करेंगे तो बहुत से अपॉर्चुनिटी से कंपनी खुद आपसे आके लेगा। और ये शॉर्टकट्स में मत जाइए, और जहाँ पे भी हायर डिग्रीज करना चाह रहे बिल्कुल आप चेक करके जाइए। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, नैक असेसमेंट एक्रेडिटेशन ग्रेडिंग होना चाहिए, एनआईआरएफ ग्रेडिंग वो भी देता है, एनआईआरएफ रैंकिंग भी देता है। तो हमारे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलो 10 में है, टॉप 100 में तो बहुत दूर की बात है, बिलो 10 में है। तो ऐसे ही एनआईआरएफ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है, तो ऐसे फ्रैंकिंग ग्रेड में देखिए। इंटरनेशनल में है अगर इंस्टीट्यूशन, वो क्यूएस रैंकिंग देखिए। इंडिया में जो है ये ऐलान करे कि टॉप 100 में है फिर हम परमिशन देंगे, तो क्यूएस रैंकिंग में जो अगर रिकॉग्नाइज है फिर उसमें भी जा सकते हैं। तो जहाँ पे भी है आप जहाँ पे भी अच्छा सा उसको तहकीकात करके वेरीफाई करके फिर एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ खुद चले आएंगे। जिलान सर, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके एंकरशिप है, और बहुत हम तारीफ़ बात है कि एमएस इंस्टीट्यूशंस बहुत बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत एजुकेशन दे रही है। बहुत खुशी की बात है। और इसमें जो है अच्छे से अच्छे और कोर्सेज भी, एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटी कोर्सेज जैसे कि लॉ है, बहुत है डिमांड बेस्ड। आज हमारे पास वकीलों की कमी है, जजेस का कमी है, जैसे उनकी इस तरह से कुछ रिक्वायरमेंट कोर्सेज है, उसके तरफ आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। आईएएस ऑफिसर्स की कमी है, फिर भी आ रहे थोड़े बहुत, लेकिन आईएएस कोचिंग सेंटर भी रखना चाहिए। आज ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स है, तो इस सारे में जो है थोड़ा अच्छे एक करियर काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेंटर भी ट्रेनिंग से अलग रखिए, चाहे नॉमिनल फ़ीस रखे। बाहर जाने के बगैर में बच्चे यहीं पढ़ लेंगे, जो कॉम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर वो भी अच्छा हो जाएगा, उससे बच्चा ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, तुरंत एग्ज़ाम लिखेंगे तो गवर्नमेंट पोस्ट भी हासिल कर सकेंगे माशाल्लाह। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात हमने ये देखा कि डिस्टेंस एजुकेशन, जो वर्चुअल लर्निंग भी कहा जा रहा है आज का, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो नीड थी, इसकी जो ज़रूरत थी ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में, उस पर हमने बात की, उस पर हमने हमारे गेस्ट ने बहुत तफसील से रोशनी डाली। जो एक्सेस होना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों तक पहुँचे, आम हो जाए, इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन का काम वजूद में आया, जो कि आज जो है वर्चुअल लर्निंग भी का रूप हासिल कर चुकी है।
हमने जो मिथ्स है डिस्टेंस एजुकेशन के रिलेटेड, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो या जो उसके प्लेसमेंट्स, उसका जो एम्प्लॉयबिलिटी है, उसके ताल्लुक से जो मिथ्स मार्केट में रहते हैं, उसके ऊपर भी हमारे गेस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से रोशनी डाली और उसको क्लियर किया। हमारे गेस्ट से ये भी गाइडेंस हमें मिला है कि यूनिवर्सिटीज़ और ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूशंस जो नैक के थ्रू ग्रेड होते हैं और जो यूजीसी से जो रिकॉग्नाइज होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात हुई। और आखिरी बात ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को ये बताई हमारे गेस्ट ने कि जो स्किल्स है, चाहे आप जो भी कोर्स सेलेक्ट करो या कोई कॉलेज सेलेक्ट करो, आपका जो मकसद होना चाहिए वो स्किल आपके अंदर आना है और स्किल को अपग्रेडेशन कंटिन्यूसली करते रहना है, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके लिए हमेशा आसान हो, आरास्ता हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।